मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक और द्वितीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला बात आता है, पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त कब शासक बना? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। अब आता है इसका राज्यारोहण कब हुआ? तो 322 हुआ, सिकंदर के जाने के बाद। अब आता है चंद्रगुप्त किसकी सहायता से नंद वंश का अंत कर, घनानंद का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? तो नंद वंश के घनानंद का अंत चाणक्य की सहायता से किया था। अब आता है कि किस जाति का था? जाति पर कई विद्वान अलग अलग प्रश्न करते हैं। पहला है शूद्र। शूद्र किसने कहा? सारे ब्राह्मण एक सुर में शूद्र कहते हैं। और विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस में घनानंद का पुत्र बताया गया इसे, और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त ने इसे वृषभ शब्द का इसके लिए प्रयोग, वृषभ शब्द प्रयोग किया था। श्रीधर स्वामी ने नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न पुत्र बताता है और इसे शूद्र कहता है। पुराण भी इसे शूद्र कहते हैं। जस्टिन जो विदेशी था वो भी इसे निम्न कुल का उत्पन्न मानता है। जैन और बौद्धगण इसे एक सुर से क्षत्रिय कहते हैं क्योंकि इनका राजकीय चिन्ह भी मयूर था और मयूरों के पोषक वंश से संबंधित थे, इसलिए क्षत्रिय थे। और अधिकांश विद्वान यही स्वीकार करते थे कि मौर्य क्षत्रिय थे। अब इसका अन्य नाम, इसे यूरोपियों ने इसका नाम सेंट्रोकोटस दिया है। सेंट्रोकोटस स्ट्रैबो एरियन और जस्टिन ने कहा। किसने इसे सेंट्रोकोटस कहा? तो स्ट्रैबो एरियन और जस्टिन ने कहा। अगला बात आती है एंड्रोकोटस किसने कहा? तो एपिनास और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा और सेंट्रोकोटस नियार्क्स ने भी कहा था। अब प्रश्न आता है कि तीनों नाम क्या चंद्रगुप्त का था? तो सर विलियम जोन्स 1793 में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में चंद्रगुप्त का नाम ही ये तीनों नाम बताया था। ठीक है। अब आता है कि किस खेल खेलते समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा? तो राजकीलम खेल विंध्य के जंगलों में खेल रहा था। उसके खेल से प्रभावित होकर जिसमें राजा बना हुआ था, चाणक्य ने उसके परिजनों को 1000 का संपूर्ण देकर खरीदा था। अब नेक्स्ट बात आती है कि मगध विजय में चंद्रगुप्त का सहायता किसने किया था? प्रवर्तक नामक राजा ने चंद्रगुप्त की सहायता किया था। कहा जाता है कि पहली बार जब चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया तो पराजित हुआ था। जब पराजित होकर जंगल में भागा था उस समय एक बुढ़िया ने अपने पुत्र को सलाह दे रहे थे कि तुम्हारा हाथ इसलिए जला कि तावे के बीच रोटी पर हाथ तुमने रखा था और वही गलती जो तुम कर रहे हो वही गलती चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने किया। पहले किनारे पर हाथ करके रोटी को तवा पर से उतारना चाहिए था। बात चाणक्य को समझ में आ गई, अतः वो उत्तर क्षेत्रों पर आक्रमण करके धीरे धीरे मगध साम्राज्य के सारे राज्यों पर विजय हासिल कर लिया। अब आता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में वर्णन अलग अलग लोग करते हैं। लेकिन सेल्यूकस जब 304-5 में बेबीलोन पर राज्य किया तो सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उसने सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से संघर्ष किया और दोनों के बीच 303 ईसा पूर्व में एक संधि होती है। इसके तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया है, जो इतिहास में पहला विदेशी विवाह है जिसका वर्णन एपिनास ने किया था। पूछता है किसका वर्णन, पहला विदेशी विवाह का वर्णन किसने किया था? तो एपिनास ने किया था। अब आता है कि प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार के रूप में दिया था और सेल्यूकस दहेज के रूप में उसे 4 राज्य दिया था। कितने राज्य दिया था? 4 राज्य दिया था। एरिया को हेरात कहते हैं, अरकोसिया को कंधार कहते हैं, जोड्रोसिया को मकरान कहते हैं और पेरिपिनी दाई को काबुल कहा जाता है। उसके बाद सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। प्लूटार्क किसने कहा कि 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो प्लूटार्क ने कहा था यह बात। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहां से कहां तक था? तो पूर्व में बंगाल तक था, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक था और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था और दक्षिण में मैसूर तक था। जन ग्रंथ राजवली कथा के अनुसार चंद्रगुप्त अंतिम समय में अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में सत्ता छोड़कर अपने जैन संत भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरि पर्वत कर्नाटक चला गया, जहां सलेखना विधि द्वारा अपना जीवन त्याग किया। सलेखना विधि यानी कि भूखे प्यासे रहकर जैन धर्मों में जिसको मृत्यु प्राप्त करना होता है, भूखा रहकर अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिसे सलेखना विधि कहा जाता है। अब आता है बिंदुसार अमित्रचेटस या सिंहसेन। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बना,
273 ईसा पूर्व तक शासक था। इसका नाम बिंदुसार अमित्रचेटस था। यूनानियों ने इसे अमित्रचेटस अमृतघात कहा, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा। उसका एक नाम सिंहसेन था और उसकी माता का नाम दुर्धरा था। अब बात आता है तक्षशिला में विद्रोह के समय उस विद्रोह को किसने दबाया था? तो बिंदुसार पुत्र जो मालवा और उज्जैन का उस समय प्रशासक था, उसने उस विद्रोह को दबाया। जब अशोक वहां पहुंचा था तक्षशिला में, तो वहां की जनता ने कहा न मैं राजा से संतुष्ट हूं, न मैं राजकुमार से संतुष्ट हूं, यहाँ के दुष्ट अमात्यों ने मुझे परेशान किया है, इसलिए मैं अमात्यों से संतुष्ट हूं। अशोक ने अमात्यों को दंडित किया, उसके बाद विद्रोह को शांत किया। लेकिन फिर मगध में दोबारा विद्रोह हुआ, उस समय सुसिंह दबाने के लिए गया। प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिए बारीकी, यहाँ गलती होती है। पूछता था तक्षशिला में विद्रोह दोबारा हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे देखते हैं कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ, अशोक मार देते हैं। उसे दबाया किसने? तो अशोक नहीं। दूसरा बात आएगा तो सुसिंह ने दबाया था। बताएं बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजा एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। उसके बाद एंटियोकस ने 3 चीज मांग किया था। एंटियोकस से कौन? बिंदुसार 3 चीज मांगा था, अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, जिसका वर्णन एपिनियस ने किया था। एथिनियस ने जिसका वर्णन किया था। तो एंटियोकस ने कहा था कि मेरे यहाँ मानव का आदान प्रदान नहीं होता था, इसलिए उसने अंगूरी मदिरा अंजीर भेजा, दार्शनिक नहीं भेजा। अब आता है मिस्र का शासक फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार एक धर्म सहिष्णु शासक था, क्योंकि उसके आजीविकों से अच्छे संबंध थे। एक प्रश्न पूछता है कि राजदूतों का क्रम क्या है? तो पहले मेगास्थनीज, दूसरा मेगास्थनीज के बाद डायमेकस और तीसरा था डायनोसिस। याद रखिएगा, ये 3 चीज है। इसे बार बार रिपीट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।